तो सबसे पहले आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम आदित्य जैन है एंड आई एम फ्रॉम सिरौंज डिस्ट्रिक्ट विदिशा मध्य प्रदेश। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम भोपाल लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एंड उसके अलावा मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी किया हुआ है एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड यूजीसी नेट इन 2024। उसके अलावा ये मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, दिस इज़ माई फोर्थ अटैम्प्ट। एंड मैंने 3 लगातार कंसेक्यूटिव ईयर्स में सिविल सर्विसेज के मेंस दिए हैं एंड मैंने 3 कंसेक्यूटिव फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस दिए हैं। एंड लास्ट ईयर मैंने सिविल सर्विसेज का एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का बोथ दी सर्विसेज का इंटरव्यू दिया था। एंड इस साल भी मैंने दोनों सर्विस के इंटरव्यू दिए हैं एंड सिविल सर्विस में मैंने 561 रैंक सिक्योर की है। एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन के अंदर फॉरेस्ट सर्विस का भी रिजल्ट आ जाएगा एंड देन सी उसमें क्या रैंक आती है। सो ओवरऑल ये मेरी जर्नी थी। 4 अटेम्प्ट लगे मुझे यहाँ तक आने में, 6 मेंस, 3 सिविल्स के, 3 फॉरेस्ट के लगे। सो ये थी मेरी जर्नी। दिस इज़ माय फोर्थ अटेम्प्ट एंड आई सिक्योर्ड 561 रैंक इन दिस अटेम्प्ट। सो मैं स्टार्ट करूँगा पहले कि मेरी जर्नी के थ्रू आउट माई जर्नी व्हाट इज़ माई लर्निंग्स। जैसे मेरी कुछ पहली लर्निंग मेरी ये रही इस पूरी जर्नी के थ्रू कि एक बार में मेरा एक स्टेप क्लियर हुआ। फ्रॉम माई इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स इन 2021 आई डिडंट क्लियर प्रीलिम्स। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फॉरेस्ट के कट ऑफ के साथ प्री निकाला, बट दोनों के सिविल सर्विसेज के एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस क्लियर नहीं हुए। थर्ड में दोनों के मेंस क्लियर हुए थर्ड अटेम्प्ट में, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। एंड इन फोर्थ अटेम्प्ट आई सिक्योर्ड रैंक इन सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट का रिजल्ट आना है। सो ओवरऑल जो जर्नी है इट रिक्वायर डेडिकेशन एंड परसिस्टेंस कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। थोड़ी स्लो जर्नी होती है, बर्नआउट होता है इस पूरी जर्नी में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप पे ट्रस्ट करते रहें एंड एक बार में एक स्टेप क्लियर होगी। बहुत से लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, बट कभी कभी टाइम लग जाता है सक्सेस पाने में। सो बस लगे रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत करने से ना डरें इस पूरी जर्नी में। जो मेरी एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी। एंड सेकेंड लर्निंग मेरी पूरी जर्नी में ये थी कि इम्प्रूव करते रहें, अपनी गलतियाँ आइडेंटिफ़ाई करें एंड ट्राई टू इम्प्रूव। हर सेकंड इम्प्रूव करें, हर एक दिन आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करें गलतियाँ कहाँ कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने सीसेट पे काम किया। सेकंड में मेरे मेंस थोड़े इतने अच्छे नहीं गए थे, तो मैंने मेंस पे थोड़ा वर्क किया। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने देखा कि मेरे मेंस में दोबारा थोड़े से कम मार्क्स थे, इसलिए मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया इंटरव्यू देने के बावजूद, तो मैंने फर्दर मेंस इम्प्रूव किया एंड टुडे आई सिक्योर्ड रैंक। सो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें एंड ऑलवेज बी एकोमोडेटिव टूवर्ड्स योर मिस्टेक्स। उनको पहचानें, कोई सजेशन देता है तो उनको एक्सेप्ट करें। इन सब चीज़ों पे आप हमेशा ध्यान दें। एंड जहाँ तक बात रही मोटिवेशन की, इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कुछ चीज़ देगी, तो वो ये देगी कि आप रीज़न कि आपको करना क्यों है कोई चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बट मैंने आईटी में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना पसंद नहीं किया उन टेक्निकल फील्ड में। क्यों? क्योंकि मुझे एक रीज़न चाहिए था कि सिविल सर्विसेज ही क्यों करना है। क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि सिविल सर्वेंट्स इतना अच्छा काम करते हैं। मेरी सीनियर सृष्टि जैन देशमुख मैम ऑल इंडिया रैंक 5 आई थी 2019 में। उनको देखा, शी वाज़ अ केमिकल इंजीनियर, उनसे मोटिवेशन लिया। मेरे डिस्टेंट रिलेटिव भी आईएएस ऑफिसर थे, उनसे देखा कि यार दे आर डूइंग सच ए वंडरफुल वर्क, सोसाइटी में रह के इतना अच्छा काम करने का मौका इतना वाइड लेवल पे सिर्फ सिविल सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम। तो एक वो भी था कि खुद को चैलेंज करने में मज़ा आता था। क्या ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा सिविल सर्विसेज, इफ आई सिक्योर रैंक इन दिस, ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। सो एक उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एंड अब अपन एक एक करके क्वेश्चंस में आते हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग जीएस, जनरल स्टडीज एंड सीसेट, कि मैंने करा क्या। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट मेंस कि मेंस के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने जनरल स्टडीज़ के लिए प्रीलिम्स के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हर एक सब्जेक्ट का एक बेसिक सोर्स होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पॉलिटी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत, अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम, अगर एनवायरनमेंट पढ़ना है तो किसी एक कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, किसी भी एक कोचिंग के। जैसे मैंने उड़ान रेफ़र करी थी, उड़ान इज़ वेरी मुझे अच्छी लगी पर्सनली। फिर इन सबको अच्छे से पढ़ा, एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी। एनसीईआरटीज़ का जो भी मुझे एक्स्ट्रा मिला कि मुझे लगा कि इन सोर्सेज़ के अंदर कवर नहीं है,
वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। उन नोट्स में ऐड करने के बाद मैंने एक चीज़ वो करी बहुत सारे टेस्ट दिए, सेक्शनल टेस्ट। पॉलिटी के मैंने बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दिए, 4 टेस्ट, 5 टेस्ट अलग-अलग कोचिंग्स के। देन हिस्ट्री के मैंने 4-5 सेक्शनल टेस्ट दिए अलग-अलग कोचिंग के। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो सॉल्यूशंस थे, उनसे मेरे कंटेंट रिवाइज़ हुआ। दूसरा, मेरा नॉलेज प्रैक्टिस में आया। क्या जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है। तीसरा, जो भी मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी, आई मेक श्योर कि मैं नोट डाउन करूँ उनको अपने नोट्स में। जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पढ़ के एक नोट बनाए हैं, उनमें ऐड कर लूँ। मेरे पूरे हैंड रिटन नोट्स थे ए4 साइज़ की शीट में, तो मैंने मेक श्योर किया कि मेरे सारे के सारे नोट्स उसके अंदर ऐड हों। इस तरीके से मेरे नोट्स बहुत अपडेट हो गए थे। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जैसे सेकंड अटेम्प्ट के बाद, तो मेरा अभी थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे नोट्स ही इतने सफिशिएंट थे कि मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड बिलीव मी, वो नोट्स ही इतने अच्छे हो गए थे कि फॉरेस्ट का कट ऑफ भी मेरा हर बार क्लियर हुआ। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, गिविंग मोर एंड मोर टेस्ट, एंड अपडेट योर कंटेंट, अपडेट योर नोट्स विद दोज टेस्ट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अपने पूरे नोट्स को कंसोलिडेट करना एक जगह पे। आपका हर एक टॉपिक एक जगह पे लिखा होना चाहिए, पूरे हिस्ट्री के नोट्स लाइन से होने चाहिए क्रोनोलॉजी में, रेदर देन स्कैटर्ड 10 जगह से ना पढ़ना पड़े आपको सेम चीज़। आप कुछ भी पढ़ते हैं, उसको ट्राई कीजिए कि एक जगह लिख के रखें। एंड बिलीव मी, हमेशा एक फ़ॉर्मूला अपनाना है जीएस के लिए कि स्टैटिक को बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से करना है। एंड स्टैटिक को करने के बाद उसको रिवाइज़ बहुत अच्छे से करना है। ज़्यादा करंट अफ़ेयर्स को चेज़ नहीं करना, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स का वेटेज इतना नहीं है यूपीएससी के प्रीलिम्स में ख़ास तौर पे। मेंस में हो भी सकता है, लेकिन प्रीलिम्स में इतना वेटेज नहीं है, इतना हम ओवरडू उसको कर लेते हैं। तो ट्राई करें कि आप जितना हो सके उतना स्टैटिक को रिवाइज़ करें बार-बार, एंड अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। जीएस के लिए इतना ही करना है। एक स्टैटिक सोर्स कोई भी बढ़िया पढ़ें, एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ें, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है अपने नोट्स में ऐड करें, एंड देन गिव गिव मल्टीपल टेस्ट। अब ट्राई करिए कि अपनी नॉलेज को एप्लीकेशन पार्ट में लाने की कोशिश करिए, कि आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हैं क्या? एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एटलीस्ट फॉर 45 मिनट्स इन अ डे, 40 टू 45 मिनट्स। उससे आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। आस-पास हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो आपका माइंडसेट एक एक्सपेंड होगा। इफ पॉसिबल वो सब चीज़ें कीजिए। हाँ, अभी जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, सेल्फ स्टडी के लिए इतने सारे मटेरियल हैं, हाउ टू चूज़ बेटर वन, व्हिच वन इज़ रेलेवेंट? इन कोचिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल इज़ कॉपी पेस्ट। जितना मुझे समझ में आया, मैंने 3-4 कोचिंग्स के देखे हैं, सबके मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगे। क्योंकि अभी मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मटेरियल मार्केट में। सो व्हाट यू कैन डू, किसी एक कोचिंग का उठाइए। जैसे पर्सनली मैंने प्रीलिम्स के लिए उड़ान देखी थी, एंड मेंस के लिए प्रहार देखी थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगी, बहुत सिंपल थी, बहुत कंटेंट रिलेवेंट था। बट मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी इन सब चीज़ों के लिए, बट मुझे कंटेंट बहुत रिलेवेंट लगा। एंड मैंने सोचा कि इतना कंटेंट पढ़ता हूँ, एंड मैक्सिमम एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान दें, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे अपना कंटेंट अपडेट हो जाएगा। जो फैक्ट्स वगैरह हैं, जो डेटा वगैरह है, वो अपडेट हो जाएगा। कैसे आंसर्स लिखने हैं, वो विथ मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत ईज़िली मतलब अपना कंटेंट अपडेट हो जाएगा और प्रैक्टिस में आ जाएँगे। तो ट्राई करें कि प्रैक्टिस बहुत करें, एक-एक सोर्स रखें। तो उड़ान बहुत है प्रीलिम्स के लिए, स्टैटिक बहुत अच्छे से हो जाएगी, अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है तो। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो पढ़ना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में उड़ान। एंड मेंस के लिए तो प्रहार इज़ मोर देन इनफ। यस, ओनली आईएएस, पीडब्ल्यू की उड़ान एंड प्रहार। प्रहार फॉर मेंस इज़ मोर देन इनफ। एंड गिव ट्राई करें कि यू कैन गिव 3-4 टेस्ट एटलीस्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट। जीएस 1 3-4 टेस्ट, जीएस 2 3-4 टेस्ट। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो एस्पायरेंट्स नहीं करते, वो सबसे ही मुश्किल मतलब सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड चीज़ होती है, वो होती है फोकसिंग ऑन पीवाईक्यूज़। वी डोंट फोकस ऑन पीवाईक्यू। जैसे मुस्कान ने पूछा है आप पीवाईक्यू के नोट्स कैसे बनाते थे? मैंने पीवाईक्यू के नोट्स कभी नहीं बनाए, एंड आई डोंट थिंक कोई ने भी पीवाईक्यू के नोट्स बनाए होंगे। बट फॉर श्योर सब्जेक्ट वाइज़ रिवाइज़ करना, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना, वो सबने किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएस 1 है, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया पूरा, तो मैं हिस्ट्री के पूरे 2013 से लेके 23 तक के पूरे पीवाईक्यूज़ लगाए मैंने। एक-एक पीवाईक्यूज़ ब्रेनस्टॉर्म किया। कम से कम नहीं तो 25 से 30 पीवाईक्यूज़ लिखे पूरे-पूरे बैठ के उस टाइम कंडीशन में। एंड देन मैंने अपने नोट्स देखे कि कितने पीवाईक्यूज़ मेरे नोट्स में से सॉल्व हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। जितने मेरे नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहे थे, उतने मैंने ट्राई किया कि अपडेट करूँ थ्रू अपडेटिंग माय कंटेंट। तो मैंने इस तरीके से अपने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया। इसके अलावा अपन है ना, एक काम करते हैं, जीएस में आप इस तरीके से कर सकते हैं प्रीली के लिए।
वी कैन डिस्कस सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल जीएस 1 में क्या कर सकते हैं, जीएस 2 में क्या कर सकते हैं, एंड जीएस 3 जीएस 4 में क्या कर सकते हैं। हर एक की स्ट्रेटजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। सो वी कैन डिस्कस सब्जेक्ट वाइज। हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन है कि सर मुझे इस बार यूपीएससी अटेम्प्ट देना है, 15 दिन के लिए बता दीजिए। ओके ओके, मैं आपको बता देता हूँ समंत। लास्ट 15 डेज हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है। पूरे के पूरे सी सेट के और जीएस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से, पूरे के पूरे। एंड पूरा स्टैटिक जितना हो सकता है उतने अच्छे से रिवाइज करना है। ट्राई टू रिवाइज स्टैटिक एज मच एज यू कैन। ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागना, सिर्फ स्टैटिक अपना रिवाइज करो। पॉलिटी इकोनॉमिक्स के ही 40 क्वेश्चन आते हैं, अगर उनमें से 35 क्वेश्चन के अराउंड सही कर दोगे तो तुम्हारा प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा। यू विल डेफिनेटली क्लियर प्रीलिम्स। सो इट इज़ माई सजेशन कि try to make your static part more stronger, revise it more, so that you can not wrong, you will not do anything wrong in static at least, क्योंकि static अधिकतर लोग सही करके आने वाले हैं। आप यू कांट अफोर्ड टू डू रॉन्ग और गो रॉन्ग इन स्टैटिक पार्ट, जो सिंपल है, लो हैंगिंग फ्रूट है तो ये स्टैटिक अच्छे से कीजिए। सी सेट को नेगलेक्ट मत करना, पूरे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, एटलीस्ट 2016 से लेके 24 तक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। डेट्स ऑल, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करना लास्ट 15 डेज में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट डू पैनिक। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है और जिनका निकलता है, उनमें एक अंतर होता है बस, वो होता है कि पैनिक कर जाते हैं। वी डू लॉट ऑफ पैनिक, बस पैनिक नहीं करना, डेट्स इनफ। हाँ, वैष्णवी शर्मा ने पूछा है सर लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो पूरा पढ़ना है या सिर्फ सिलेक्टेड। वैष्णवी, सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है। 50-60 पेज की कोई भी पीडीएफ आप कोचिंग की उठा सकते हैं, जैसे कि प्रहारी उठा लीजिए, ओनली आईएएस की। सिर्फ उसमें जितना कंटेंट दिया है उतना पढ़ना है, 1 डे ओनली, एक दिन देना है वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंस के लिए, वो भी मेंस के लिए, प्रीलिम में तो कुछ भी नहीं आता। मेंस के लिए उसमें जितने क्वेश्चन है प्लस पीवाईक्यूज पूरे लिख के देख लेना एक बार, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। एंड इफ पॉसिबल तो हिस्ट्री हिस्ट्री टीवी यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 की, वो देख लेना। वो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। बहुत एक इंसाइटफुल है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ क्या था। लेकिन उससे ज़्यादा हमारी सजेशन कि एक कोई पीडीएफ लेके पढ़ लेना, उतना ही मोर देन इनफ है। एक दिन से ज़्यादा तो मेंस के समय आफ्टर प्रीलिम्स वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच यू नीड टू फोकस। क्वेश्चन है कि सी सेट कम्प्लीट है सर, जियोग्राफी पॉलिटी हो गया है, इकोनॉमिक्स थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। देखो, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट विवेक सिंह सर के 450 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 550 क्वेश्चन। बहुत अच्छे से वो क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे आपके बेसिक्स को कवर कर देंगे। बट अगेन अभी लास्ट के 15 डेज बचे हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच टाइम यू हैव फॉर सॉल्विंग दोज 550 क्वेश्चन। अगर इकोनॉमिक्स नहीं आ रहा है, टाइम है, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कुछ कुछ, सारे नहीं। जैसे मनी एंड बैंकिंग जो पिलर 1 होता है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए, इतना ही कर लो, मोर देन इनफ है। एंड सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, पीवाईक्यूज प्लस विवेक सिंह सर के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लेना विद सॉल्यूशन। फॉर इकोनॉमिक्स के लिए दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि बहुत सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नाउ कमिंग टू लाइक भूमिका आज की सोशियोलॉजी ऑप्शनल हाउ टू मेक क्रिस्प नोट्स, या नितिन सांगवान सफिशिएंट है। भूमिका, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस नितिन सांगवान अलोन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उसमें से बहुत सारा कंटेंट मिसिंग है, कहीं ना कहीं बहुत से टॉपिक्स इतने डिटेल में नहीं दिए हुए, तो उसको अपडेट करना है ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल टॉपिक वाइज पढ़ें आप, तो अपडेट करने के 3 सोर्स हो सकते हैं आपके। या तो स्लीपी क्लासेस का मटेरियल भी अच्छा है जो यूट्यूब पे है, उससे अपडेट कर लीजिए थोड़ा बहुत। दूसरा, पीवाईक्यूज पूरा एक एक सॉल्व कीजिए, पूरा एक एक पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा नितिन सांगवान से कितना बनता है, और जितना नहीं बन रहा है उतने के उस चीज़ को आप नितिन सांगवान में ऐड कीजिए, या फिर आपके जो क्लास नोट्स हैं उसमें ऐड कीजिए। तीसरा चीज़, चैट जीपीटी का उपयोग कीजिए, क्वेश्चन चैट जीपीटी में डालिए, वहाँ से कंटेंट निकालिए, कंटेंट के अलावा हो सके तो एग्जाम्पल्स निकालिए। मुझे लगता है सोशियोलॉजी इज मोर अबाउट गुड एंड यूनिक एग्जाम्पल्स। अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे दे पाएंगे ना सोशियोलॉजी में, तो फॉर श्योर आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो 3 चीज़ कर सकती हैं आप, स्लीपी क्लासेस, नितिन सांगवान एंड क्लास नोट, along with all the PYQs, and use ChatGPT. That is more than enough for sociology.
और रही बात क्रिस्प नोट्स बनाने की, क्रिस्प नोट्स बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टॉपिक आइडेंटिफाई, पीवाईक्यूज़ का एनालाइज़ कीजिए पहले, पीवाईक्यूज़ कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर 1 से क्वेश्चंस कैसे-कैसे आते हैं, एक सोशियोलॉजी दे देगा और एक पर्टिकुलर स्ट्रीम दे देगा, उससे कंपेयर करना है। सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी साइंस, तो उसी पैटर्न में नोट्स बनाइए अपने, एक-एक टॉपिक वाइज़ कि कैसे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस हिसाब से नोट्स बनाइए कि हर एक टॉपिक का आपका इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए, बीच में 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव पॉइंट्स क्या लिखेंगे, हर एक पॉइंट के बाद क्या थिंकर या क्या एग्ज़ाम्पल कोट करेंगे, वो मेक श्योर कीजिए, हर पॉइंट के बाद आए। एक थिंकर और एक एग्ज़ाम्पल कम से कम आए। वो ज़रूरी नहीं है थिंकर हर एक में आए, लेकिन एग्ज़ाम्पल तो आए, है ना? तो उस टॉपिक में कौन-कौन से थिंकर्स रिलेवेंट हैं, वो लिखिए एंड देन इन एंड कंक्लूजन लिखिए कि इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, तो मैं ये कंक्लूजन करूँगा। जैसे कि सोशियोलॉजी एंड साइंस पे क्वेश्चन आया, तो कि सोशियोलॉजी साइंस है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन्स मैंने रेडी करके रखे थे कि रिज़र का कोई कंक्लूजन हो सकता है, रिज़र ने कुछ बोला हो या कार्ल मनाहेम ने कुछ बोला हो, किसी भी थिंकर का कुछ कंक्लूसिव रिमार्क हो जो सोशियोलॉजी और साइंस को बैलेंस कर रहा है। उस तरीके से आप लिख के रखिए अपने नोट्स में कि अगर जितना आप स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे कि मेरा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड बेसिक पॉइंट्स ये होंगे, उतना जल्दी टाइम पे खत्म होगा आपका पेपर। क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट कि वी ऑल नो द कंटेंट बट वी आर अनेबल टू रिकॉल इट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। रिकॉल कब होगा? जब स्ट्रक्चर्ड वे में आपके नोट्स रेडी होंगे। तो इंट्रो 5-5 पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव, कौन-कौन से थिंकर चल सकते हैं वो, कुछ एग्ज़ाम्पल्स एंड देन कंक्लूजन कि मैं यही डालूँगा। तो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मेरा स्ट्रक्चर रेडी है। तो इसमें पीवाईक्यूज़ बहुत हेल्प करेंगे आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में कि नोट्स के स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। तो लुक एट द पीवाईक्यूज़, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज़ करके देखिए एंड दैट इज़ फ्रॉम माय साइड इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजी। वैष्णवी बोलती है कि सर आई एम फ्रॉम साइंस, वैसे भी आई एम नॉट फाइंड मच इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। लिसन वैष्णवी, यूपीएससी सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट इन विच सब्जेक्ट you have interest. It is a competitive exam. You are not giving this exam for fun or something. And history has a very huge weightage, around 4 to 5 questions in mains, around around 8 to 10 or 12 questions in pre comes from history. So ट्राई करो कि इंटरेस्ट लाओ हिस्ट्री में, उसको अच्छे से पढ़ो। जो सोर्सेज हैं, जैसे मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक्स हैं वो रेफ़र की थी एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए, 11th क्लास की फाइन आर्ट्स रेफ़र की थी एंड कुछ मैंने यूट्यूब से लेक्चर्स देखे थे हिस्ट्री के। तो दिस इज़ माय सोर्स फॉर हिस्ट्री, और मैंने खूब बार रिवाइज़ किया था उसको एंड देन आई गिव 4-5 टेस्ट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, पहले प्रीलिम्स के एंड देन आई राइट ईच एंड एवरी पीवाईक्यू ऑफ हिस्ट्री टू अपडेट माय नोट्स। इतना करिए आप, है ना? इट इज़ नॉट अबाउट इंटरेस्ट, इट इज़ अबाउट द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। एंड समटाइम्स यू नीड टू डू समथिंग व्हिच इज़ नॉट इन योर इंटरेस्ट, व्हिच यू डोंट फाइंड इंटरेस्ट, बट यू नीड टू डू, है ना? ऐसे ही हिस्ट्री हुआ या फिर किसी को ज्योग्राफी पसंद नहीं है पढ़ना, ज्योग्राफी हुआ, पढ़ना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत ह्यूज वेटेज है। आप नहीं पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटर तो पढ़ ही रहा है। Beginner, should I read NCERT first for socio, then sleepy classes, and then standard book, direct start from sleepy? आई वुड से आप है ना स्लीपी क्लासेस का लेक्चर देखिए पहले स्टार्टिंग में एंड देन चैप्टर वाइज जाइए। वैष्णव, यू शुड प्रोसीड चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल, आप चैप्टर 1 में आपने पढ़ा सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, तो आपने स्लीपी क्लासेस का देखा एंड देन नितिन सांगवान पढ़िए अच्छे से, उसमें नितिन सांगवान में क्या दिया है एंड देन नितिन सांगवान के अंदर ही अपने अगर इफ पॉसिबल जो स्लीपी क्लासेस से आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिला ऐड कर लीजिए। उसको पर्टिकुलरली नितिन सांगवान का अंदर ही ऐड कर लीजिए नोट्स को, या फिर अगर आप कोई क्लासेस दे रही हैं, आपके पास क्लास नोट्स हैं, तो उन क्लास नोट्स के अंदर ही जो एक्स्ट्रा कंटेंट मिल रहा है आपको लगता है इट इज़ क्वाइट मेंशनेबल, तो वो आपको तुरंत ही अपने नोट्स के अंदर ऐड करना चाहिए, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा पहले नितिन सांगवान से आपने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर, देन तुरंत ही आप उसका लेक्चर देखिए स्लीपी क्लासेस से एंड नितिन सांगवान को सामने रखिए। चैप्टर वाइज़ प्रोसीड करना है अपन को और अपने नोट्स में ऐड कर लेना है स्लीपी क्लासेस का एक्स्ट्रा कंटेंट एंड देन पूरे के पूरे पीवाईक्यूज़ चैप्टर 1 के लिख लेने हैं अच्छे से, और जो भी मेरे नोट्स से सॉल्व नहीं हो रहा है, मेक श्योर करना है कि अब वो सॉल्व हो मेरे नोट्स से, है ना? तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकती हैं वैष्णवी। इस तरीके से आपके नोट्स वगैरह भी थोड़े होलिस्टिक हो जाएँगे एंड अभी जैसे रविंद्र ने पूछा है कि आपकी मेंस की स्ट्रैटेजी कैसी रही थी? ओके, तो मैं मेंस पे आता हूँ अभी।
मेंस के लिए सबसे पहले अपन प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे से। तो ऐसे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही थी? तो ऐसे के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पहली स्ट्रैटेजी थी कि हर 3 से 4 दिन में मैं एक ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करता था, 1 से 2, मैं 2 और 3 दोस्त होते थे, हम लोग बैठते थे एंड हर 3 से 4 दिन में 1 ऐसे या 2 ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करना है एंड एवरी वीक वी यूज्ड टू राइट 1 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ ऐसे। ऐसे मैंने अराउंड 8 टू 10 एसेस लिखे होंगे ओवरऑल एंड 25 प्लस ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किए थे इस अटेम्प्ट में। सो इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपको मल्टी डायमेंशनल थॉट आते हैं। जब आप 3-4 लोगों के साथ बैठ के ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या डायमेंशन लिख सकते थे। तो और ऐसे को फ्रेम करने के लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहले आप है ना अपने पास कुछ एनेक्डोट्स तैयार करके रखिए। मैं अपने नोट्स शेयर कर दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे या कहीं भी ऐसे के, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। उन ऐसे के नोट्स में मैंने क्या किया, तो बहुत सारे एनेक्डोट्स अलग-अलग लोगों की लाइफ से इकट्ठे करके रखे थे, लिख के रखे थे। खुद मैंने टाइप कर कर के उनको लिखा था एंड देन उसके आगे मैंने ये भी लिखा था कि हाउ वेयर आई कैन यूज़ देम, इन व्हिच काइंड ऑफ एसे दीज़ एनेक्डोट्स कैन बी यूज्ड। तो जब भी मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था तो मुझे मेरे एनेक्डोट याद आते थे कि नहीं, ये पर्टिकुलर एनेक्डोट मेरा इधर फिट बैठ जाएगा। सेकंड थिंग व्हाट आई डू इन ऐसे, मैंने कोट्स को इकट्ठा करके रखा था, बहुत सारे कोट्स। मेरे पास हर टॉपिक के फॉरगिवनेस के कोट्स थे, हार्ड वर्क के कोट्स थे, डेडिकेशन के कोट हैं, सारे के सारे टॉपिक के मेरे कोट्स रेडी थे। तो उसमें बेनिफिट क्या हुआ, ये कोट्स भी रेडी हुए, जो मेरे एथिक्स में भी यूज़ हुए। तो एक एथिक्स के अंदर भी कोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे एंड एथिक्स दोनों के अंदर एक कोट ने मल्टीपर्पज़ काम किया। दोनों पेपर में हेल्प किया। ऐसे का अप्रोच हमेशा ये रखा मैंने कि एनेक्डोट से स्टार्ट किया एंड देन आई ट्राई टू पोस्ट 3 टू 4 क्वेश्चन कि जैसे फॉर एग्जांपल इस बार हैप्पीनेस वाला ऐसे आया था, तो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के से स्टार्ट किया, एनेक्डोट से कुछ एनेक्डोट था। देन आई पोस्ट क्वेश्चन कि हम लोग हैप्पीनेस क्यों नहीं पा पाते, रियल हैप्पीनेस क्या है, हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे हैप्पीनेस क्यों नहीं पा पा रहे। इस तरीके से 4 क्वेश्चंस का राउंड पोस्ट करो। फिर उसके बाद उन हर एक क्वेश्चंस के अंदर मैं इनको बोलता हूँ स्मॉल डी। पहले बड़ा डी हो गया आपका D1, D2, D3, D4 इज़ योर बिग क्वेश्चंस व्हिच यू आर पोजिंग। देन हर एक बिग डी के अंदर स्मॉल D1, D2, D3 होंगे, 3 आर्गुमेंट्स होंगे आपके एटलीस्ट उस आपके क्वेश्चन के आंसर के स्वरूप, in form of your answers to those big Ds, and then substantiate each and every answer with an example। एक एग्जाम्पल होना चाहिए आपके आर्गुमेंट का, है ना? तो स्मॉल डीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स, वो आर्ग्यूमेंट दीजिए आप एंड देन एक-एक एग्जांपल दीजिए। मैंने 3-4 कुछ एग्जांपल्स दिए, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी डाली एग्जांपल में, या शेक्सपियर की कोई बुक थी उसको कोट कर दिया, या भगवद गीता का बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएँगे आपको, आप पढ़ेंगे तो जो बहुत हेल्पफुल होते हैं एसेज में कोट करने में। महाभारत की पूरी-पूरी स्टोरी अपने आप में आपको मल्टीपल रेफरेंस दे देगी ऐसे के अंदर कोट करने में। तो इस तरीके से आप इकट्ठा करके रखिए मटेरियल हर एक टॉपिक का एंड ब्रेनस्टॉर्म कीजिए मैक्सिमम एसेज। एंड आई वुड सजेस्ट कि 3-4 टॉपर्स हैं, विक्रम ग्रेवाल हुआ, शुभम जैन हुए, कुछ जिन्होंने कंसिस्टेंटली 140 प्लस 150 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं ऐसे में, इनकी कॉपीज़ पढ़िए ऐसे की, हाउ दे आर अप्रोचिंग द ऐसे। इनके एसेज को देखिए, प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के कुछ एसेज देखिए, कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए, तो आपको भी एक आइडिया लगेगा कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना है। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि किसी ने पूछा था एथिक्स को कैसे अप्रोच करना है। तो जीएस 1, 2, 3 की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम रहती है आंसर राइटिंग की, बट जीएस 4 की इज़ वेरी डिफरेंट। जीएस 4 की वेरी डिफरेंट ऐसे कि आपको हर पॉइंट के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए हर एक टॉपिक की। सेकंड डेफिनेशन के बाद आपके पास कोट होना चाहिए हर एक टॉपिक के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता था कि कंक्लूजन है इंट्रोडक्शन में कहीं न कहीं एक जगह कोट डालूँ एथिक्स के अंदर। तीसरा, पॉजिटिव और नेगेटिव आप लिखेंगे 4-4, 5-5 पॉइंट, 9 से 10 पॉइंट आपके हर आंसर में आने चाहिए। बट हर पॉइंट के बाद आपको एक ना एक एग्जांपल आना चाहिए। वो एग्जांपल कैसे आएगा? वो एग्जांपल आएगा जब आपके पास नोट्स होंगे। मेरे पास 100 प्लस सिविल सर्वेंट्स एंड अलग-अलग लाइफ से अलग-अलग बड़े-बड़े लोगों की मैंने नोट्स बना के रखे थे, जिनको मैं बहुत यूज़ करता था अपने एथिक्स की आंसर राइटिंग में। कि महात्मा गांधी का कोई नाम हुआ, या फिर अपन पढ़ते हैं आर्मस्ट्रांग पाल में पढ़ते हैं, या किरण बेदी पढ़ते हैं। ऐसे करके 100 के अराउंड नाम आपके पास रेडी होने चाहिए बड़े-बड़े लोगों के विद देयर वर्क, एंड उसके आगे आपको लिख के रखना है कि इनके एग्ज़ाम्पल आप कहाँ-कहाँ, किस-किस कंडीशंस में यूज़ कर सकते हो। बिलीव मी इट विल हेल्प यू अ लॉट। और इन्हीं की एग्ज़ाम्पल थोड़ी बैक स्टोरी अगर मालूम हो आपको, तो दे विल सर्व एज़ ए एनेक्डोट आल्सो। अगर आपको मालूम है कि किसी ने आर्मस्ट्रांग पाम ने क्या काम किया था, अच्छा काम क्या किया था, कैसे उन्होंने रोड बनाई 100 किलोमीटर की पूरी स्टोरी मालूम है, तो आप उनको ऐसे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल में, या फिर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी का आपको इंसिडेंट मालूम है कि कैसे एक ट्रेन
चलती हुई ट्रेन से उनको जो रिस्पेक्ट मिली, उससे कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। तो आप उसको एज़ एग्ज़ाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में, ऐसे एनेक्डोट भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे के अंदर। तो मल्टीपल काम होते हैं इन एग्ज़ाम्पल्स के। ठीक है? ऐसे को इस तरीके से आप जा सकते हैं ऐसे में। उसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग बताइए। अदरवाइज़ मैं एक-एक करके और थोड़ा आगे बताता हूँ कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं। वैष्णवी, ये सब एनेक्डोट्स वगैरह कहीं से मिलते नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट यू कि आपको थोड़ा दिमाग लगा के कलेक्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल जगहों से टॉपर्स कॉपी से कीजिए, न्यूज़पेपर से कीजिए। आपने खुद देखा होगा कि आपको भी मालूम होगा कि बहुत सी मल्टीपल जगहों से आपने स्टोरी सुनी होंगी। पंचतंत्र की स्टोरी सुनी होती हैं, महात्मा गांधी की अपन सबने सुनी है, विवेकानंद जी की अपन सबने स्टोरी सुनी है। इनको कलेक्ट करते जाइए एंड आगे लिखते जाइए कि इनको हम किन-किन तरीके के एसेज में कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। खुद ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि यार महात्मा गांधी की पर्टिकुलर स्टोरी है, बुद्धा की पर्टिकुलर स्टोरी है, तो मैं किस-किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बुद्धा की एक स्टोरी पढ़ी थी कि बुद्धा को एक व्यक्ति बहुत गाली बकता है। तो बुद्धा उसके पास जाता है और स्माइल करता है उसको। तो वो आगे पूछता है मैं आपको गाली बक रहा हूँ, आप स्माइल कर रहे हो क्यों? तो बुद्धा बोलता है कि आपको कोई गिफ्ट दे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करें, तो क्या होगा? तो लड़का इंसान बोलता है कि वो गिफ्ट मेरे पास ही रह जाएगा। तो बुद्धा बोलता है सिमिलरली मैंने आपकी अब्यूज़ेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टोरी क्या इससे लाइफ परिवर्तन हो गई उस अब्यूज़ करने वाले की, उसका हार्ट परिवर्तन हो गया। तो वो इससे अपन क्या सीख रहे हैं ऐसे-ऐसे स्माइल की पावर, पॉजिटिव एटीट्यूड की, रिएक्टिव अप्रोच ना होने की पावर, कि हमें रिएक्टिव नहीं होना, हमें स्माइल करते रहना है, पॉजिटिव रहना है, एंग्री नहीं होना बात-बात पे लोगों के रिएक्शन से। तो इस तरीके के ऐसे में जहाँ थीम ये पकड़ में आ रही है वी कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ एनेक्डोट। सो इस तरीके से आपको लिख के रखना पड़ेगा। कुछ-कुछ एंड कोट्स लिख के रखने पड़ेंगे अपने पास, ऐसे एंड एथिक्स में यूज़ हो जाएँगे। एंड उसके अलावा आई वुड से कुछ चीज़ों के नोट्स आपको बना के रखने हैं अलग से। पहले तो डेटा, आपको 4 या 5 पेज में अपने डेटा के नोट्स खत्म कर देने हैं। या ट्राई कीजिए कि 4 से 5 पेज में आप हाँ, हाँ, जस्ट अ मिनट 1 मिनट मुझे 1 मिनट टाइम दीजिएगा। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, हाँ, मैं कहाँ पे था? हाँ, मैं बता रहा था कि डेटा वगैरह के नोट्स बना के रखना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हेल्थ हर एक टॉपिक वाइज़ होना चाहिए। आपके पास अगर हेल्थ है, हेल्थ टॉपिक के अंदर क्या-क्या ले सकते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, हमारा डॉक्टर रेशियो कितना है, डब्ल्यूएचओ ने कितना रिकमेंड किया है, हमारे पास बेड्स कितने हैं, रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल डिवाइड की, रूरल अर्बन डिवाइड की, इनके लिए कुछ हमारे पास डेटा होना चाहिए कि रूरल अर्बन डिवाइड क्यों है? क्योंकि सिर्फ़ 20-25% बैंक्स ही हमारे रूरल एरिया में, जबकि 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। हमारे 25% हॉस्पिटल बेड्स ही सिर्फ रूरल एरिया में, जबकि 70% पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरिया। तो वी शुड नो ऑल दीज़ थिंग्स, ऑल दीज़ फैक्ट्स जो हमें हेल्प करेंगे हमारे पॉइंट्स को, हमारे आर्गुमेंट्स को सब्सटेंशिएट करने में। ट्राई करिए कि ये आपके पास रहें। सेकंडली वह बहुत डाउट होता है बच्चों को फ्लो चार्ट्स वगैरह का कैसे यूज़ करें। हुँ, तो फ्लो चार्ट वगैरह का पहली बात तो यूज़ आपको वहाँ होता है जहाँ आपको कोई टाइम की कमी पड़ रही है। अदरवाइज़ द बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आप अ अपना हेडिंग बनाइए टॉपिक की, जो भी आपका डायमेंशन है, उसके अंदर पॉइंट लिखिए, एग्ज़ाम्पल लिखिए, डेटा लिखिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए हर एक पॉइंट को एंड देन गिव ए गुड कंक्लूजन। अगर वे फॉरवर्ड वाला कंक्लूजन है पॉज़िटिव, तो वो ट्राई कीजिए देने का। उसके बाद फ्लो चार्ट वहाँ बनता है जब कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। ये 2 लाइन, 3 लाइनें कॉन्टेक्स्ट दे दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो अब वो कॉन्टेक्स्ट को सैटिस्फाई तो करना है कहीं न कहीं, उसको ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते। तो इन दैट केस फ्लो चार्ट इज़ वेरी हैंडी, वेरी यूज़फुल। आप वहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट को समझा सकते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। या फिर 3-4 डायमेंशंस दे दिया, आपको कवर नहीं हो पा रहा है एक डायमेंशन, कैसे कवर करें अब? वो आपको बताना भी है। अगर आप बता नहीं पाएँगे 1 सेकंड। हाँ, अगर आप बता नहीं पाएँगे क्या कहते हैं कि
if you are not able to substantiate your arguments with proper facts, with proper data, तो वो आर्ग्यूमेंट्स एंड वो पॉइंट भी बेकार होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तीन चार डायमेंशन होते हैं, तो दो पेज हैं आपके पास लिखने के लिए, यू ओनली गेट 2 पेजेस टू राइट। सो उस कंडीशन में क्या है कि फ्लो चार्ट बहुत यूज होगा आपका, कि एक डायमेंशन आपने फ्लो चार्ट से दिखा दिया है ना। या फिर कोई हिडन डायमेंशन होता है जो डायरेक्टली पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट यू नीड टू मेंशन, तो वहाँ फ्लो चार्ट काम आ गया, है ना। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट का यूज होता है मेनली। लेकिन फ्लो चार्ट विल डू द वर्क ऑफ वैल्यू एडिशन, लेकिन उसका ओवर यूज नुकसानदायक है, क्योंकि समटाइम्स क्या करते हैं, वी जस्ट रिलाई ऑन फ्लो चार्ट एंड फॉरगेट द मेन कंटेंट। तो पहले मेन कंटेंट एंड मेन डिमांड इज द मोस्ट important thing what you need to do, and after that, है ना, after doing the after satisfying the main content, go for validation। सिर्फ उसी पार्ट के लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना है जो पार्ट आपको इनडायरेक्टली पूछा है, या सेटिस्फाई, या फिर मल्टीपल पार्ट्स हैं, आपको जगह स्पेस कम पड़ रही है, तो एक पार्ट आपको दिखाने के लिए फ्लो चार्ट बना दिया। एंड थर्ड थिंग व्हाट यू नीड टू डू, इंडिया के छोटे छोटे मैप्स बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी अगर मैप बनता है तो बनाइए। GS1 में तो खासतौर पर बहुत यूज होता है। GS2 के अंदर मैंने एक चीज जो की थी, GS2 में आ रहा हूँ मैं, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी के स्टैटिक आते हैं, 10 क्वेश्चन। आपको जितने अच्छे से आर्टिकल्स याद होंगे, बिलीव मी यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क। दिस ईयर आई स्कोर 121 इन GS2। लास्ट ईयर मेरे 100 थे, 100 से 121 हुए इस साल, जस्ट बिकॉज मैंने आर्टिकल्स बहुत अच्छे से यूज किए। हर पॉइंट के बाद मेरे आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं से यूज करता था, सेटिस्फाई करने के लिए अपने पॉइंट को, अपने आर्ग्यूमेंट को। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट the more substantiated your answer is, the more marks you will get in mains। substantiate करना है अपने पॉइंट को विथ एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग, विथ डेटा, सेकंड थिंग, इनमें से किसी एक चीज से, या विथ डेटा एंड विथ एग्जाम्पल, विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, या फिर इन GS2 विथ आर्टिकल्स। कोई आर्टिकल है, DPSP का आर्टिकल, आर्टिकल 42 या कुछ भी आप लिखते हो कहीं भी, तो ट्राई करिए कि आर्टिकल्स मेंशन हो हर चीज़ के। फॉर एग्जांपल पंचायती राज का आपका इतना आता है, क्वेश्चन हर साल आते हैं, उसके 240 अपन पढ़ते हैं, 243 पढ़ते हैं, उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, वो तो होने चाहिए। आर्टिकल 40 भी अपन पढ़ते हैं कि DPSP भी है। अगर एक दो आर्टिकल कहीं से मेंशन हो जाए कैसे भी, तो it will give the extra edge to your answer। it makes your answer more factually correct, है ना। everybody is writing answer, and the answer writing of GS is simple, है ना। what will help you in fetching better marks is these small improvement which you will do। getting my point? uh, my medium is English, Nixa। My English is medium, my medium is English। Okay। Thank you, Ayushi, thank you very much। So I will take some of the questions from chat box। सेक्शनल टेस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट? सो आई वुड से सेक्शनल टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का अच्छा है, मतलब अच्छी कोचिंग के लेना। फॉर एग्जाम्पल फॉरम IAS की सेक्शनल टेस्ट इज वेरी गुड, विजन IAS की वेरी गुड टेस्ट आर वेरी गुड। इवन द सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंटेंट। फॉरम IAS प्रोवाइड आई थिंक बेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, आई वुड से, in terms of content. Questions are also good and answer is also good. So for value addition purpose, Forum IAS test series is very good. You can get them on Telegram also, those tests on in market also. And if you want a year long test series, you can purchase it also। चेकिंग वगैरह नॉर्मली होती है, चेकिंग पे भरोसे मत जाना, बट फॉर श्योर कंटेंट इज वेरी गुड एंड क्वेश्चंस क्वालिटी इज वेरी गुड। तो यू विल योर सिलेबस विल बी कवर्ड होलिस्टिकली, कुछ भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपका। फॉरम की टेस्ट सीरीज में, इवन विजन की टेस्ट सीरीज में भी यू विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड समबडी आस्क्ड PYQs UPSC थीम्स रिपीट कैसे होती हैं सर? एग्जाम्पल देकर समझाइए। जैसे कि आप देखिए चोलास, GS1 में अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। चोलास एक थीम है, यू कैन सी चोलास से हर दूसरे सेकंड ईयर में एक क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर। GS1 सिमिलरली हिस्ट्री में प्री में देखेंगे विजयनगर एम्पायर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आएगा विजयनगर एम्पायर से, तो थीम रिपीट होती है। यू नीड टू रीड की विजयनगर एम्पायर को ऊपर से नीचे तक अच्छे से पढ़ लें। सिमिलरली चोलास को अच्छे से पढ़ लें।
अब चोलास के अंदर आप क्या-क्या अच्छे से पढ़ सकते हैं, 4-5 मंदिरों के नाम पढ़ लें, उनके द्राविड़ा स्टाइल मंदिर बनवाए थे, उन्होंने कहाँ-कहाँ बनवाए थे, वो 4-5 आप मंदिरों के नाम पढ़ लें। एंड देन आफ्टर रीडिंग दोज़ 3 और 4 नेम्स ऑफ द टेम्पल्स, उनको यूज़ कैसे करना है सीखें। चोलास का इंट्रोडक्शन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा, वो आपका बिफ़ोरहैंड रेडी होना चाहिए। इस तरीके से आप थीम्स को एनालाइज़ कीजिए। एथिक्स के अंदर आप देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एथिक्स में बहुत रिपीट होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है, पीवाईक्यूज़, क्योंकि इवन जीएस2 के अंदर भी रिपीट होते हैं। एथिक्स के अंदर थीम पूरी-पूरी रिपीट होती है कि एंड ऑफ द डे गुड गवर्नेंस की थीम हो रही होती है, या फिर इस साल थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम या तो गुड गवर्नेंस या फिर आप देखिए जो कोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी भी थीम रिपीट ही हो रही होती है कि पेरेंटिंग का रोल क्या है, सोशलाइजेशन का रोल क्या है, एंड राइट डिसीजंस मेक करने का रोल क्या है, इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो थीम्स ऐसे रिपीट होती हैं। हर एक थीम का, टॉपिक का एक-एक कोट होना चाहिए आपके पास, इंट्रो, कंक्लूजन रेडी होना चाहिए बिफोरहैंड, ताकि प्रॉब्लम इज़ दैट most of the aspirants face problem in completing the paper on time, and this problem is faced because we all are not thorough with our notes. We are not exactly prepared with our notes. So when we are prepared with we the content can click us very easily, तो अपन बहुत आसानी से लिख पाएँगे उस कंटेंट को। तो माय सजेशन इज़ कि आप सब लोग अपने नोट्स को अच्छे से बनाइए, और स्ट्रक्चर्ड वे में बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए, ताकि आप उसको एंड पीवाईक्यू को एनालाइज़ करके थीम वाइज़, ताकि कंटेंट को रिप्रेज़ेंट कर पाएँ अपनी कॉपी पे। कोई पूछ रहा है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2027। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ईयर देन कॉलेज का। तो अभी सिर्फ आप फर्स्ट ईयर तो एनसीईआरटीज़ पढ़िए एंड यूट्यूब पे देखिए वीडियोज़ एनसीईआरटीज़ की, सिलेबस को एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश कीजिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए यूपीएससी होता क्या है, एंड देन फ्रॉम सेकंड ईयर यू कैन स्विच टू द मेजर बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, लक्ष्मीकांत हुई, स्पेक्ट्रम हुई, एंड देन इन थर्ड ईयर यू कैन गो फुल फ्लेज्ड। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऐसे फॉर एग्जांपल आई नेवर टुक एनी कोचिंग, आई नेवर डिड एनी कोचिंग। सो मैं कभी भी किसी कोचिंग का ऐसे प्रमोट नहीं करूंगा, बट फॉर श्योर मैंने जो एक चीज़ की थी, मैंने टेस्ट सीरीज बहुत अलग अलग कोचिंग्स की दी थी, टेस्ट अलग अलग कोचिंग्स के दिए थे, टेलीग्राम से निकाले, कुछ परचेज किए अलग अलग जगह से। सो आई वुड से कि टेस्ट बहुत सारे दीजिए, मैं कोचिंग अगर आपको लगता है नीड है तो यू कैन डू, बट टेस्ट सीरीज इज द मस्ट। टेस्ट तो आपको देना ही देना है, जितने आप टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए। और उसके अलावा कोई कहाँ से मिलेंगे एनेक्डोट्स, आई ऑलरेडी आई थिंक क्लियर दिस डाउट। शुभम आप बोल रहे हैं दिमाग पे बहुत स्ट्रेन होता है थीम्स एनालाइज करते वक्त। शुभम, दिस इज द you can say one of the most requested thing in UPSC to do, that is to analyze PYQs. Without analyzing PYQs, इतना आपको स्ट्रेन देना पड़ेगा अपने दिमाग पे, that is the minimum you can do, मिनिमम, क्योंकि PYQs से थीम्स के अलावा आप भी बहुत सी बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पंचायती राज है, PRI इंस्टीट्यूशन है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, GS2 एवरी ईयर क्वेश्चन इज रिपीट, एवरी ईयर ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर लाइंस क्वेश्चंस आते हैं, सेम ही प्रॉब्लम बतानी होती है कि पंचायती राज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। वही एक या दो कमिटीज होती हैं, वही आपके 5-6 पॉइंट्स होते हैं, फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज के इश्यूज हैं। अगर उनको आप एक-एक डेटा के साथ, एक-एक एग्जांपल के साथ लिख दें, तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। आप खुद देखिए, आप पीवाईक्यूज एक बार उठाएँगे, तो किसी भी कोचिंग का टॉपिक वाइज़ सेग्रीगेटेड पीवाईक्यूज की बुकलेट उठाइएगा, तो आप खुद समझ जाएँगे थीम्स की अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। थीम्स की अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट्स ऑल, दैट इज़ द मेजर मीनिंग ऑफ थीम्स, है ना? हाँ, 1 सेकंड। हाउ टू डील विद सीसेट, स्वाति का क्वेश्चन है। स्वाति, सीसेट के लिए मैंने बताया कि पीवाईक्यूज अभी तो आखिरी 15 डेज बचे हैं, तो पीवाईक्यू से पूरे करना है सॉल्व। एंड मेरी स्ट्रेटजी ये थी सीसेट की कि मैंने आइडेंटिफाई करे कि कौन से सिंपलेस्ट टॉपिक है जो डायरेक्टली आंसर आता है कम से कम टाइम में। बीइंग एन इंजीनियर आई कैन सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन, लेकिन क्या वो मैं 2 घंटे में कर पाऊंगा सॉल्व? अगर मैं 10 मिनट दूंगा किसी भी क्वेश्चन को, तो मुझे मालूम है मैं आंसर निकाल के दे दूंगा, और 10 मिनट है नहीं मेरे पास।
मेरे पास 1 या डेढ़ मिनट होता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैंने ऐसे 25 से 30 क्वेश्चन बहुत एनालाइज़ किए पीवाईक्यूज़ एंड आइडेंटिफ़ाई किए कि ये 20 से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आते हैं, जो डायरेक्ट हो जाते हैं सॉल्व। देन व्हेन आई अप्रोच द पेपर, सबसे पहले मैं आइडेंटिफ़ाई कर रहा था कि वो 25 क्वेश्चंस मेरे को मिल जाएँ, जो सिंपलेस्ट हैं। 25 वो और 25 मैं इंग्लिश के अटेम्प्ट करता था डायरेक्टली। 27 में से 25 तो अटेम्प्ट करना ही, जितने 22 से 23 सही हो ही जाएँगे या 21 से 22 तो सही हो ही जाएँगे। तो और 25 क्वेश्चन मैथ्स के। उसके बाद भी टाइम बचा अगर मेरे पास सिंपल क्वेश्चन के बाद, देन आई स्विच टू द डिफिकल्ट वन, जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं बट मुझे आते हैं। थोड़ा कैलकुलेशंस हैवी होंगी उनकी, ताकि 2, 3, 4 जितने भी जितना टाइम बचा है हो पाए। तो इस तरीके से 50 टू 55 मेरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट रहते थे एंड मेरे 80 के अराउंड मार्क्स आ जाते थे, 80 प्लस। 2023 का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट था, सीसेट खासतौर पे 70 आए थे, अदरवाइज मेरे 80 प्लस के अराउंड आ जाते थे। So this was my strategy for PYQ। तो फॉर सी सेट, तो PYQs पूरा देखिए, एनालाइज कीजिए कि कौन से टॉपिक सिंपलेस्ट हैं, उनको पहले आपको टारगेट करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती है इसी सेट में, टाइम मैनेज नहीं होता। ओके। एनएस पूछ रहे हैं व्हाट वाज योर मोटिवेशन दैट नेवर लेट यू टू डीमोटिवेट। एनएस, सही बताऊँ तो इस सर्विस की सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये होता है, जो कभी लेट डाउन नहीं करने देता आपको। वो ये है कि आपने इस सर्विस में फुल एफर्ट्स दिए हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द ओनली थिंग जो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देता, कि अगर आप भरोसा करते हो अपने आप पे तो आप कभी डिमोटिवेट होगे ही नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रेंथ, अंदर से मजबूत रहो, अपनी मेहनत को बैक करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। यू विल नेवर एवर फील डीमोटिवेटेड फॉर श्योर, ये मेरी गारंटी है। और मैंने हर बार एक बार में एक चीज़ निकाली तो मुझे कॉन्फिडेंस ही मिला कि नहीं, मेरा इस बार प्री क्लियर नहीं हुआ लेकिन अगली बार प्री हुआ विद फॉरेस्ट कट ऑफ। अगली बार इंटरव्यू दिया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इस बार मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। सो अपने आप पे बिलीव करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ओके। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है लखन का, कि न्यूज़पेपर को पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में वैसे फ्रॉम पास्ट 3 to 4 ईयर्स मैंने ऑलमोस्ट डेली पढ़ा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस मैंने 3 to 4 ईयर्स में पास्ट ऑलमोस्ट डेली पढ़ा जुडिशियसली। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक़्त पहले तो अपने सिलेबस को पढ़ लीजिए अच्छे से कि सिलेबस क्या है आपका यूपीएससी का। एंड देन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ ऐसी मिलेंगी जो आपके किसी न किसी सिलेबस पॉइंटर से वो होंगी, सिंक में होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्टिकल आया आपका सी राजा मोहन का आईआर पे, इंडिया चाइना, तो अब पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए सी राजा मोहन सर के आर्टिकल्स डायरेक्टली कोट होते हैं। मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है लेकिन मैं जानता हूँ कि पीएसआई वाले कोट करते हैं, तो उनको लिख के रखिए कि वो कोई अच्छा कोट मिल जाए तो। अब कोई आर्टिकल मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी भी याद है कि जम्मू में 2024 में कुछ टेरर अटैक्स बढ़ गए थे। अब वो टेरर अटैक्स जम्मू में क्यों बढ़े? इस पे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में। मैंने उसके 7 या 8 पॉइंट लिख के बना के रख लिए नोट्स में, तो मेरे पास एक मेरा टॉपिक कवर हो गया। तो कहीं भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है आप नोट्स बनाएँ, आप सिर्फ़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ लीजिए उसको, ताकि अवेयर रहें। और उसके अलावा आपको लगता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगी, कुछ डेटा आपको मिला अच्छा, कोई पॉइंट अच्छा मिला, कोई टॉपिक अच्छा मिला जो कहीं कवर नहीं होता, उसके नोट्स बना लो। अदरवाइज़ सिर्फ़ न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पढ़ोगे आप, तो बिलीव मी 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको अपने अंदर चेंज मिलेगा देखने, कि यू विल फाइंड योरसेल्फ ए मोर अवेयर, मोर बेटर पर्सन। दैट्स माय गारंटी। बस आप इतना ही करिए फिलहाल के लिए न्यूज़पेपर में, 45 टू 50 मिनट्स दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। पॉलिटिकल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ आप स्किप कर सकते हैं। खैर मैं पॉलिटिकल एंड स्पोर्ट्स ही पढ़ता था बिकॉज़ ऑफ माय इंटरेस्ट इन दैट फील्ड, बट आप स्किप कर सकते हैं उसको। नहीं, दिव्या, स्वाति दिव्या, अभी पता नहीं सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है, लेट्स सी क्या मिलती है सर्विस। श्रेयांश पूछ रहे हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट टेक्निकल चूज़ करने में आप क्या विचार है? अगर आपकी ग्रेजुएशन हाँ, अब आया होगा। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। यस, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई थिंक देयर इज़ अ इंटरनेट इश्यू फ्रॉम माय साइड। आई एम अ, अब हाँ, अब आ गया होगा। हाँ, वैष्णवी, आपका क्वेश्चन है कि हैव यू टूक एनी टेस्ट सीरीज़ ऑफ ऑप्शनल एंड फ्रॉम वेयर? यस, वैष्णवी, आई टूक टेस्ट सीरीज़
फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज लाइक मैं 2021 से तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रेफरिंग फ्रॉम 2021। सो हर साल मैंने अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली थी। 2 बार मैंने सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज विजन आई एस से ली, एक बार लेवल अप आई एस से ली, एंड एक बार मैंने स्लीपी क्लासेस से भी टेस्ट सीरीज ली थी। अलग अलग जगह टेस्ट सीरीज ली थी सोशियोलॉजी की। बट बिकॉज ऑफ माई मेंस, मेरी मेंस से मैंने इसलिए ली थी। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहती हैं तो यू कैन इजीली फाइंड इट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ऑफ डिफरेंट कोचिंग। और वरना आप किसी भी एक कोचिंग की अच्छी सी टेस्ट सीरीज, आई वुड प्रेफर लेवल अप आई एस, ले सकती हैं। इट विल वर्क, इट विल हेल्प यू अलॉट। किसी भी कोचिंग की ले सकती है, मतलब किसी एक कोचिंग की ज़रूरी नहीं है, बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें एंड ट्राई करें कि आप पी वाई क्यूज़ हर एक लिख लें। टेस्ट सीरीज ना भी दें चलेगा, पी वाई क्यूज़ हर एक हैंड रिटन होना चाहिए आपका, आपकी कॉपी में। ओके, जहाँ रविंद्र पूछ रहे हैं आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी सर। ओके, मैंने अभी बताया वैसे तो कि मिस्टेक्स क्या की थी। ओके, आई विल रिपीट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सी सेट थोड़े से 1 मार्क से रुक गया था, मेरा 65 मार्क आए थे। तो यही बोलूँगा, मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया था, सी सेट बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मेरा जी एस में 100 मार्क्स थे। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सी सेट क्लियर किया। सेकेंड में मेरे मेंस में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए थे, जी एस एंड सी सेट में अच्छे थे, बट मेंस में थोड़े मेरे कम रह गए, तो मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मैंने बहुत अच्छे से पी वाई क्यूज़ लिखे एंड थोड़े एसेस को ब्रेनस्टॉर्म किया एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि है थोड़ी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो, हैंड राइटिंग भी ख़राब थी। बट स्टिल मेरे मैं थर्ड अटेम्प्ट में थोड़े से मार्क्स कम रह गए। मैंने उस साल इंटरव्यू दिया, बट थोड़े से मार्क्स कम पड़े फाइनल लिस्ट में आने में। मैं 20 मार्क्स से मेरी फाइनल लिस्ट चूक गई थी। एंड देन इन माई फाइनल अटेम्प्ट, इस बार वाले अटेम्प्ट में मैंने वॉट आई डिड बेट हाँ, मैंने जो किया एक्स्ट्रा वो ये किया कि मैंने पूरे के पूरे पी वाई क्यूज़ लिखे। डेली 5 पी वाई क्यूज़ लिखता था मैं, जी एस के 5 उसके ऑप्शनल के। एंड वन थिंग इज़, एवरी फोर्थ और फिफ्थ डे मैंने एक टेस्ट दिया है एंड हर 3-4 दिन में एक ऐसे ब्रेनस्टॉर्म किया है। तो कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है आपको, हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है ना। हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी सर्विस प्रेफरेंसेस नॉर्मल आई ए एस, आई पी एस, आई आर एस, इनकम टैक्स ये थी। साक्षी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट यू फोकस इन लास्ट 15 डेज प्लीज, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। सब्जेक्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एंड देन ज्योग्राफी इन्वायरमेंट कंबाइंड। डोंट रीड ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इन स्लोज, बहुत इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। एंड देन उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद बाकी सब चीज़ें, साइंस एंड टेक एंड डिफरेंट चीज़। हेलो हेलो, करुणा जैन, हेलो। हाँ, सो इन लास्ट 15 डेज दिस इज माय प्रायोरिटी। सबसे ज़्यादा आप इकोनॉमिक्स को, फिर पॉलिटी को, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं। दिस ईयर 40 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे इन 2024, जितना मुझे रिमेंबर है। और मैंने 37 to 38 सही किए थे। तो जितना हो सके इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी गलत नहीं करनी। एंड देन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट साथ मिलकर पढ़ना है। और हो सके तो इनके सेक्शनल टेस्ट दे लेना एनवायरनमेंट के, बिकॉज एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी रैंडम। तो एनवायरनमेंट के सेक्शनल टेस्ट दे लीजिए 4-5। अभी तो आप दे चुकी होंगी और अब मत देना, अब पी वाई क्यूज़ करना। एंड देन साइंस एंड टेक। सर करंट अफेयर इतना नहीं हो पाया। हाँ बिल्कुल, इसके स्टैटिक अच्छे से करो, इन्वायरमेंट का स्टैटिक पोर्शन अच्छे से करो, एंड 3-4 सेक्शनल टेस्ट दे लो। उन 3-4 सेक्शनल टेस्ट में से साक्षी जितना आपको करंट अफेयर मिलेगा ना, उतना मोर देन इनफ है। और अगर आपको उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो साइंस एंड टेक का एक काम करना, स्लीपी क्लासेस का लेक्चर आता है टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन का। सिर्फ 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं वो दो। अब 15 डेज हैं आपके पास, तो वो 2 या 3 लेक्चर्स हैं 1-1 घंटे के, वो इन्वायरमेंट करंट अफेयर की उतना देख लो बस। दैट इज मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स को हॉक्स नहीं बनाना, घबराना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ करंट अफेयर्स को एज सेपरेट सब्जेक्ट ट्रीट ही नहीं करना। स्टैटिक के 80 क्वेश्चन पे ध्यान दो। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर कोई से भी नहीं बनते अच्छे से। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात, बिकॉज आई क्लियर्ड फॉरेस्ट ईच एंड एवरी टाइम, जिसका कट ऑफ 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जाता है सिविल से कट ऑफ से। तो साक्षी, डोंट बी अफ्रेड एंड पैनिक नहीं करना है। करंट अफेयर नहीं हो पाया तो स्टैटिक पे फोकस करो। ओके। साक्षी का क्वेश्चन है कि कैसे अटेंड करें। तो ओके, आई विल शेयर माय स्ट्रेटजी साक्षी। साक्षी, मैं 3 लेयर्स में पेपर सॉल्व करता था।
माय फर्स्ट लेयर इज़ कि जो मेरे को 100% श्योर है क्वेश्चन मैं 1 टू 100 जाता था और 1 टू 100 में जो क्वेश्चन मुझे 100% आते हैं, वो मैं डायरेक्टली टिक करता था एंड आई फिल इट ऑन द ओएमआर शीट। डायरेक्टली फिल करो। फिर सेकंड चीज़ मैं ये करता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं है 50-50 हो गए मुझसे, 50-50 के बाद नहीं हो रहा है, तो उनमें मैं है ना 2 ऑप्शंस को पहले ही काट देता था, ब्लैक कलर से, बिल्कुल पेन से पहले ही उनको ब्लैक आउट कर दो, ताकि मुझे वो 2 ऑप्शन दिखे ही ना। जब मैं सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग आऊँगा, तब मैं उन 2 ऑप्शंस में से एक पक्का टिक करूँगा, लॉजिकली अप्लाई करके। फिर तीसरा मेरा होता था कि जिसमें से मैं एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। फिर मैं उसमें उन 3 में से लॉजिकली ट्राई करता था कि कौन-सा वाला ऑप्शन सबसे सही हो सकता है ना? फिर थर्ड रीडिंग मेरा ये होता था एंड फोर्थ रीडिंग में सिर्फ मैं कुछ नहीं करता था। फोर्थ रीडिंग लाइक पूरे वो 15 से 20 क्वेश्चन्स हर बार मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। मेरे 80 टू 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट जाते थे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट मेरे यही रहा है। फोर्थ का पेपर सिंपल लगा मुझे तो मैं 90 प्लस अटेम्प्ट कर दिए थे। वरना अदरवाइज़ मेरा 80 टू 85 ही अटेम्प्ट रहता था। तो आपको ये नेगेटिव मार्किंग नहीं देनी, आपको तुक्का नहीं लगाना है। पहले आप 100% श्योर जो क्वेश्चन है वो फिल कर दीजिए, फिर 50-50 वाले क्वेश्चन जाइए, फिर 1/3 वाले क्वेश्चन जाइए। ओके? ओके साक्षी? एंड ट्राई कीजिए नेगेटिव मार्किंग ना दें, जो बिल्कुल नहीं आता तुक्का मत लगाना उसके अंदर। लखन मेरा भी टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया नहीं है, अगर मैं बनाऊँगा तो आई विल डेफिनिटली प्रोवाइड यू द लिंक। ओके? हाँ, अनुज ये प्रॉब्लम आती है 17-18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट होते हैं इनिशियली। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा अनुज कि ट्राई कीजिए डेली के 4 से 5 आंसर लिखिए टाइम लिमिट में। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी वो लिमिट इम्प्रूव होगी, है ना? अभी 17-18 क्वेश्चन दिस इज़ द यूनिवर्सल प्रॉब्लम एवरी एवरी पर्सन फेस इट कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि टाइम मैनेज करने का एक ही टेक्नीक है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हार्डर। दैट्स ऑल। अभी 5 क्वेश्चन रोज के लिखिए, 4 क्वेश्चन रोज के लिखिए विद इन टाइम लिमिट। 7 मिनट फॉर 10 मार्कर एंड 11 मिनट फॉर 15 मार्कर। ये टाइम लिमिट लगाइए और लिखिए। और अगर इनिशियली लिखना स्टार्ट किया नया-नया, तो आई वुड से कि टाइम की दिक्कत ही मत, टेंशन ही मत लीजिए। अभी कंटेंट पे फोकस कीजिए। कंटेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ, स्ट्रक्चरिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ रेदर देन टाइम। टाइम अपन बाद में मैनेज कर लेंगे। ओके? साक्षी शुरू में करो या बाद में करो, कॉम्प्रिहेंशन व्हाट यू नीड टू डू कि 45 टू 50 मिनट्स के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर 27 कॉम्प्रिहेंशन हो जाएँ आपके। 45 मिनट्स मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम बोला है, 40 मिनट्स ही लेके चलो। 40 मिनट्स के अंदर 27 कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं अराउंड, तो 27 में 25 कॉम्प्रिहेंशन एटलीस्ट आप सॉल्व कर पाएँ 40-45 मिनट्स के अंदर। चाहे शुरू में करिए, चाहे बाद में करिए, वो कम्फर्ट ज़ोन आपका है, बट टाइम लिमिट यही है जो मैंने बताई है आपको, 40 मिनट्स मैक्सिमम, 45 मिनट्स। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो 45 ले लीजिए, एक्यूरेसी कम है, आपको मैथ से कंपनसेट करना है क्वेश्चंस कुछ, तो 40 मिनट्स लीजिए। ओके साक्षी? Nutan, I already shared strategy for 2027. You can watch it. In starting I shared. अनुज मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था, फोर्थ। यस। ओके, आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप सब लोग आए सेशन में जुड़े। आई होप मैंने थोड़ा बहुत जस्टिस जस्टिस किया होगा इस पूरे सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।